हेलो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं अपना स्टाफिंग का प्रोसेस, विच मीन्स कि जो स्टाफिंग फंक्शन होता है उसको जब परफॉर्म किया जाता है तो स्टाफिंग एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर 1 बाय 1 स्टेप्स को परफॉर्म किया जाता है। तो अब आपको समझ आएगा एक्चुअल में कि स्टाफिंग इज़ नॉट ओनली अ function which is narrow in scope, but it is a very wide function which cover all the aspects related to the employee or the human resource। तो सबसे स्टार्ट करते हैं हम। अब जो सबसे पहला स्टेप होता है स्टाफिंग के अंदर, सबसे पहले ना ऑर्गेनाइजेशन जब भी रिक्रूट करना चाहती है एम्प्लॉयज़ को, तो सबसे पहला स्टेप क्या करती है वो परफॉर्म एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। नाम से ही समझ आ रहा है, एस्टिमेट करती है मैन पावर की रिक्वायरमेंट को। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन सीधा रिक्रूट करना शुरू नहीं कर देती, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट यानी कि अंदाज़ा लगाती है कि कितनी मैन पावर की उन्हें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एक अंदाज़ा लगाती है कि कितनी मैन पावर की उन्हें ज़रूरत है। अब जब वो एस्टिमेट कर रही होती है मैन पावर रिक्वायरमेंट को, तो वो दो चीज़ असेस करती है, यानी कि दो चीज़ परखती है। पहला कि उन्हें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस जॉब पोजीशंस को फिल करने के लिए, और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। किस टाइप के एम्प्लॉयज़ का मतलब है टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ रिफर्स टू देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी कि किस टाइप के एम्प्लॉय की ज़रूरत है। अगर उन्हें अकाउंटेंट चाहिए तो ऑफकोर्स वो कॉमर्स बैकग्राउंड का होना चाहिए एजुकेशन के हिसाब से। तो एस्टिमेट जब की जाती है ना, यानी कि एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस तरीके से हमें रिक्रूट करना है एम्प्लॉयज़ को और कितनी मैन पावर की हमें ज़रूरत है। तो उसमें दो चीज़ों को ही एनालाइज़ किया जाता है, पहला कि कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, यानी कि कितनी जॉब पोजीशंस खाली हैं, और सेकंड किस टाइप के एम्प्लॉयज़ उन्हें चाहिए, जिसके बेसिस पे वो एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेसिस पे वो रिक्रूट करें किसको, कैंडिडेट्स को। अब मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करने के लिए भी 3 स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। यानी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन ये अंदाज़ा लगा रही होती है कि उन्हें कितने मैन पावर को रिक्रूट करना है या कितने मैन पावर की उनको ज़रूरत है, तो उसको जांचने के लिए भी वो 3 स्टेप्स परफॉर्म करती है। सबसे पहला स्टेप है वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब होता है एनालाइज करना टोटल जॉब पोजीशंस का, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर डिज़ाइन की जाती हैं। यानी कि अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो वर्कलोड एनालिसिस का मतलब है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन ये एनालाइज करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर कितनी टोटल जॉब्स डिज़ाइन की गई हैं और कितनी वैकेंट जॉब पोजीशंस टोटल हैं। सो वर्कलोड एनालिसिस का मतलब क्या है, एनालाइजिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ नीडेड एज पर जॉब पोजीशन डिज़ाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी कि ये एनालाइज करना कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ के लिए जॉब पोजीशन डिज़ाइन की गई है और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ के लिए जॉब पोजीशन डिज़ाइन की गई है। ओवरऑल बात करूँ तो सीधा सीधा आप ये समझ के चलो कि टोटल जॉब पोजीशंस को एनालाइज करना कि कितनी जॉब पोजीशंस हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये पहला एनालाइज किया जाता है। दूसरा होता है वर्कफोर्स एनालाइज, यानी कि जब एस्टिमेट करना होता है मैन पावर रिक्वायरमेंट को, तो सेकंड वर्कफोर्स एनालिसिस किया जाता है। वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब है कि करंटली अभी कितनी जॉब पोजीशंस पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, विच मीन्स वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है, वर्कफोर्स मतलब करंटली जितने लोग अभी वर्क कर रहे हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग अभी जॉब पोजीशंस पे काम कर रहे होते हैं ना, उसको कहते हैं उसकी वर्कफोर्स। तो ये एनालाइज़ किया जाता है सेकंड स्टेप में। अब देखो, आपको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो। पहले स्टेप में एनालाइज़ किया था कि टोटल कितनी जॉब पोजीशंस डिज़ाइन हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर, और सेकंड में एनालाइज़ कर रहे हैं कि उन सब जॉब पोजीशंस में कितने अभी करंटली काम कर रहे हैं। ठीक है, सो वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब होता है एनालाइज दैट करंटली हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एट द जॉब पोजीशन डिज़ाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी कि अभी करंटली उन सारी जॉब पोजीशंस में कितने लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं उन जॉब पोजीशंस पे, उसको एनालाइज किया जाता है वर्कफोर्स एनालिसिस के अंदर। अब वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस करने के बाद थर्ड पॉइंट जो किया जाता है मैन पावर की रिक्वायरमेंट को जानने के लिए, वो होता है कंपैरिजन ऑफ बोथ। यानी कि अब कंपैरिजन किया जाएगा वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस को, जितनी टोटल जॉब पोजीशन है उनको किससे, जितने करंटली उन जॉब पोजीशन पे भी लोग काम कर रहे हैं। तो अब इसमें दो केसेस बनते हैं, जिसमें पहला केस जो होता है हमारा वो होता है जब वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस दोनों का कंपैरिजन किया जाता है, तो जब वर्कलोड एनालिसिस ग्रेटर होता है वर्कफोर्स एनालिसिस से। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वर्कलोड एनालिसिस का मतलब है कि टोटल जॉब पोजीशंस कितनी है एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, उसको आंकना। तो मान लो टोटल जॉब पोजीशंस थी 200, ठीक है,
और वहीं वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब होता है कि अभी करंटली कितने लोग उन जॉब पोजीशंस में काम कर रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस। तो वर्कफोर्स एनालिसिस जो है वो है 150, यानी कि टोटल जॉब पोजीशंस है 200 और उन जॉब पोजीशंस में से 150 पर अभी लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, विच मीन्स 50 जॉब पोजीशंस अभी भी क्या है, फिल करनी पड़ेंगी ऑर्गेनाइजेशन को। तो जब ऐसा केस होता है कि वर्कलोड एनालिसिस वर्कफोर्स एनालिसिस से ग्रेटर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस समय केस बनता है अंडर स्टाफिंग का। अंडर स्टाफिंग मीन्स कि अभी भी स्टाफ जो है वो कम है जितनी टोटल स्ट्रेंथ हो सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि स्ट्रेंथ है 200 जॉब पोजीशंस की, पर अभी करंटली कितने जॉब पोजीशंस पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, 150 पे, विच मीन्स 50 जॉब पोजीशंस आर ऑल्सो वैकेंट। सो इस केस में जब अंडर स्टाफिंग होती है, यानी कि जितने एम्प्लॉय चाहिए उससे कम एम्प्लॉयज़ हैं अभी ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करती है, यानी कि एक्सटर्नली बाहर से रिक्रूट करती है किनको, कैंडिडेट्स को। वहीं इसी पे एक दूसरा केस बनता है जब वर्कलोड एनालिसिस से ग्रेटर होती है क्या, वर्कफोर्स एनालिसिस, विच मीन्स कि जितनी टोटल जॉब पोजीशंस हैं उन जॉब पोजीशन से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि 200 टोटल जॉब पोजीशंस थी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, लेकिन 230 लोग काम कर रहे हैं, विच मीन्स ऐसे ही भर दिया है बस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो 30 लोग अभी क्या है जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, यानी कि 30 लोगों की जगह बनती नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन फिर भी उन्हें रख रखा है, ठीक है। तो इस केस को कहते हैं ओवर स्टाफिंग, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ हैं वो क्या है, ओवर हैं, हद से ज़्यादा हैं, जबकि टोटल जॉब पोजीशंस जो हैं वो कम है उस हिसाब से। तो इस केस में एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता, यानी कि बाहर से रिक्रूट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से ही एम्प्लॉय 30 क्या है, एक्स्ट्रा है। तो ओवर स्टाफिंग के अंदर इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, यानी कि बाहर से कैंडिडेट्स को अपॉइंट नहीं किया जाता, इंटरनली ही उन्हें ट्रांसफ़र या प्रमोशन करके उनको क्या किया जाता है, सेटल कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट सबसे पहला स्टेप होता है स्टाफिंग के अंदर, जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन मैन पावर की कितनी ज़रूरत है उसे पहले क्या करती है, एस्टिमेट करती है। उस मैन पावर की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन 3 स्टेप्स को परफॉर्म करती है। फर्स्ट, वर्कलोड एनालिसिस, यानी कि टोटल जॉब पोजीशंस कितनी है एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में। सेकंड, वर्कफोर्स एनालिसिस, उन जॉब पोजीशंस में से कितनी जॉब पोजीशंस पे करंटली अभी वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़। एंड थर्ड, उन दोनों का कंपैरिजन के बेसिस पे 2 केसेस बनते हैं, एक अंडर स्टाफिंग, एक ओवर स्टाफिंग। अंडर स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट एक्सटर्नली किया जाता है क्योंकि एम्प्लॉयज़ कम है तो बाहर से लेने पड़ते हैं, लेकिन ओवर स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट इंटरनली किया जाता है क्योंकि पहले से ही एम्प्लॉयज़ एक्स्ट्रा है तो बाहर से रिक्रूट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए इंटरनली, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र या उनका प्रमोशन करके सेटल कर दिया जाता है उनको, ठीक है। अब जब ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट स्टेप में ये एस्टिमेट कर लिया कि उन्हें कितनी मैन पावर चाहिए, यानी कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें 50 एम्प्लॉयज़ चाहिए और उनको हमें रिक्रूट करना है, तो अब सेकंड पॉइंट जो होता है, सेकंड स्टेप जो होता है स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर, वो होता है रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब है कि जितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, जितनी जगह खाली हैं अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको फिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहते हैं। यानी कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच पीपल अप्लाई फॉर द जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लोग अप्लाई करते हैं जॉब पोजीशंस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब रिक्रूटमेंट करने का ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन को सबसे बेस्ट और सबसे सूटेबल क्या मिले, कैंडिडेट मिले अपनी वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए, क्योंकि जितना कंपटीशन होगा उतना बेहतरीन क्या मिलेगा, इन्हें कैंडिडेट मिलेगा उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए। तो इसलिए रिक्रूटमेंट का जो मेन मोटिव होता है ना एक ऑर्गेनाइजेशन का, और मैनेजर भी यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या डालें, एप्लीकेशन डालें, ताकि इतना भयंकर कंपटीशन हो कि उसमें से हमें बेस्ट मिले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, एक एफिशिएंट स्टाफ मिल पाए। तो ये रिक्रूटमेंट होता है। अब रिक्रूटमेंट जो है एम्प्लॉयज़ का वो 2 तरीके से किया जाता है, वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। इट डिपेंड्स ऑन कि मैन पावर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत कैसे है। अगर ओवर स्टाफिंग है तो ऑफ कोर्स इंटरनल रिक्रूटमेंट ही करना पड़ेगा, यानी कि अगर एम्प्लॉयज़ हद से ज़्यादा है पहले से ही तो आप बाहर से रिक्रूट नहीं करोगे।
क्योंकि रिक्रूटमेंट दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो अगर ओवर स्टाफिंग का केस है तो इंटरनल रिक्रूटमेंट, अगर अंडर स्टाफिंग है, कम है एम्प्लॉयज़, तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं। अब इनका मतलब मैं आपको ब्रीफ में बाद में समझाऊंगा जब हम कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग को कवर करेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट आप और याद रख लीजिए कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिक्रूटमेंट में सारे लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है, किसी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाता, इसलिए रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक पॉजिटिव प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। अब जब लोगों ने अप्लाई कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन सारी वैकेंसीज़ के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली थी मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करके, तो अब उसके बाद जिन 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 लोगों ने अप्लाई किया उनका क्या किया जाएगा, थर्ड स्टेप में सिलेक्शन किया जाएगा। अब सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन का मतलब कि जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से सबसे सूटेबल और सबसे बेस्ट कैंडिडेट को चुनना अपनी वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो सिलेक्शन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन, ठीक है। अब सिलेक्शन जो है उसे नेगेटिव प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है, सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिलेक्शन जब किया जाता है कैंडिडेट्स का तो मोस्टली पीपल रिजेक्ट होते हैं और बहुत ही फ्यू पीपल क्या होते हैं, सिलेक्ट होते हैं। तो इसीलिए सिलेक्शन को क्या कहा जाता है, एक नेगेटिव प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। सिलेक्शन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, यानी कि सिलेक्शन करने के मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बुक। पहला, बेस्ट इंडिविजुअल को चुनना। सिलेक्शन बहुतों में से इसीलिए किया जाता है ताकि हमें बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट मिले उस वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए। और सेकंड, सिलेक्शन जब किया जाता है तो और जब एम्प्लॉयज़ और कैंडिडेट जो होते हैं जब वो आपस में भिड़ते हैं और आपस में एक दूसरे से compete करते हैं और उन्हें दिखता है कि यार कंपटीशन कितना हाई है, तो एक्चुअली में सिलेक्शन का एक मोटिव और होता है ये रियलाइज़ कराना कैंडिडेट को कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन में कितना सीरियसली काम होता है। और जब आप लोगों में से 10 चुने जा रहे हैं 1000 लोगों में से, तो समझ लो कि कितना अच्छा काम है और कितना रिस्पेक्टिव ये जॉब पोजीशन है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है सिलेक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करने का, टू चूज़ द बेस्ट इंडिविजुअल, जो तो मेन ऑब्जेक्टिव है ही। एंड सेकेंड है टू रियलाइज द सिलेक्टेड कैंडिडेट दैट हाउ सीरियसली थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये सिलेक्शन होता है आपका थर्ड स्टेप। अब पहले ऑर्गेनाइजेशन ने देखो स्टाफिंग के अंदर पहले स्टेप में क्या किया, मैन पावर कितनी चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करा। दूसरे में क्या किया, रिक्रूटमेंट किया, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, तो लोगों ने सेकंड स्टेप में अप्लाई किया। तीसरे में उन जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से छांट के उनका क्या कर लिया, सिलेक्शन कर लिया जो सबसे बेस्ट है। अब जितने लोग सिलेक्ट हो गए उनका प्लेसमेंट किया जाएगा और ओरिएंटेशन किया जाएगा। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्लेसमेंट का मतलब है कि जो लोग अब सिलेक्ट हो गए, जो कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिए, उनको प्लेस करना उस पोस्ट पे जिनके लिए उन्हें सिलेक्ट किया गया है। सो प्लेसमेंट का मतलब क्या है, टू प्लेस द सिलेक्टेड कैंडिडेट एट द जॉब पोजीशन और पोस्ट फॉर विच ही और शी इज़ सिलेक्टेड। यानी कि प्लेसमेंट मतलब जस्ट जो सिलेक्ट किया है कैंडिडेट को उनको प्लेस कर देना उनकी जॉब पोजीशंस पे या उनकी उस पोस्ट पे जिनके लिए उन्हें सिलेक्ट किया गया है, ये होता है प्लेसमेंट का मतलब। एंड ओरिएंटेशन क्या होता है, अब उन्हें आपने उनकी जॉब पोजीशन पे प्लेस कर दिया, उसके बाद उन्हें क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थोड़ा उनको फैमिलियर करवाना होता है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ। तो जब आपने उनको प्लेस कर दिया उसके बाद उनका ओरिएंटेशन कराया जाता है। ओरिएंटेशन मतलब कि जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाना और सारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ उन्हें इंट्रोड्यूस कराना ताकि वो फैमिलियर हो जाएं कि कौन किस पोजीशन पे काम कर रहा है और उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो। ये कॉलेजेस में भी होता है वैसे जनरली, जब आप कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर्स में तो आपका भी एक ओरिएंटेशन होगा। तो ओरिएंटेशन इसीलिए करवाया जाता है ताकि जो नया एम्प्लॉय आया है, जो सिलेक्ट होके आया है अभी, उसको पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है, कौन कौन इसके अंदर हाई पोजीशन पे काम कर रहे हैं, सबको वो जाने, अपने सुपीरियर्स को जाने। तो ओरिएंटेशन का मतलब यही है, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉय विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। अब देखो कैंडिडेट को प्लेस कर दिया उसकी जॉब पोजीशंस पे, उसके बाद उसे पुराने एम्प्लॉयज़ से भी उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसको फैमिलियर करा दिया। अब उसके बाद जब उसे जॉब पोजीशन पे सेटल कर दिया, अब उसके बाद उसको उसके काम में उसे एफिशिएंट बनाने के लिए क्या दी जाती है, उसे ट्रेनिंग और उसका डेवलपमेंट किया जाता है। ट्रेनिंग दी जाती है जब अब जॉब पोजीशन पे जो एक्चुअल में उन्हें काम करना है वो सिखाया जाएगा। तो ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि जिसको सिलेक्ट किया है कैंडिडेट को उसे पता चल सके कि उसे काम क्या करना है एट द वर्क प्लेस, और उस काम में उसे पहले से ही एफिशिएंट बनाया जा सके। ठीक है, एफिशिएंट मतलब कि उसे वो टाइम से पहले काम करना शुरू करें, कम वेस्टेज करें रिसोर्स की। तो ये तभी हो सकेगा जब उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और जब वो एक काम से फैमिलियर होंगे जो उन्हें करना है।
ठीक है। ट्रेनिंग से उन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्किल भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है और ट्रेनिंग की हेल्प से उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो वो काम कर रहे हैं वो अब बहुत बेहतर कर सकते हैं एट द वर्क प्लेस। सो ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को जब उन्हें प्लेस कर दिया जाता है उनकी जॉब पोजीशन पे और जब उन्हें इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनकी अपनी पर्सनल स्किल उस पर्टिकुलर काम में बहुत अच्छी हो सके और उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सके और उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, वो घबराए ना उस काम को करते हुए जब वो एक्चुअल में उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में वो इतनी बार उस काम को परफॉर्म कर चुके हैं कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और साथ ही साथ उनका डेवलपमेंट भी किया जाता है। डेवलपमेंट का मतलब कि एम्प्लॉयज़ के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। इसलिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ सेमिनार्स कराती हैं, मोटिवेशन सेमिनार्स कराती हैं और उनकी अदर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सेमिनार्स कराती हैं। साथ साथ प्रोग्राम्स कराती हैं जैसे अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ के। ऑफिसेज़ में आप देखते हो कंपनीज़ में मैचेस होते हैं, क्रिकेट मैचेस और स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स। तो ओवरऑल डेवलपमेंट में भी एक ऑर्गेनाइजेशन ध्यान देती है। तो डेवलपमेंट का मतलब है ये भी कि साथ में उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना, पर डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ उनकी वर्क प्लेस के अंदर भी, कि उनको अपॉर्चुनिटी ऐसी ऐसी प्रोवाइड करना जिनसे उनका प्रमोशन हो सके। तो डेवलपमेंट का मतलब यहाँ दो सेंस से बोला गया है। तो डेवलपमेंट में फर्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप द एम्प्लॉय एंड सेकंड बाय डेवलपिंग देम इन ऑल एस्पेक्ट्स कैसे आप डेवलप कर सकते हो? सेमिनार्स के थ्रू। अब सेमिनार्स मोटिवेशन, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट था हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि पहला, जब ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले अपनी कितने उन्हें लोग चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट किया 3 स्टेप्स को परफॉर्म करके। सेकंड, जब उन्होंने ये एस्टिमेट कर लिया कि कितने लोग उन्हें चाहिए, उसके बाद उन्होंने रिक्रूटमेंट करा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें उनकी वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए, ठीक है, जिससे उन्हें बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट मिल सके। रिक्रूटमेंट के बाद वो थर्ड करती हैं सिलेक्शन, यानी कि जितने भी लोगों ने अप्लाई किया उनमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे। फिर जिन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया उन्हें प्लेसमेंट, यानी कि उन्हें प्लेस करेंगे उस जॉब पोजीशन पे जिसके लिए उन्हें सिलेक्ट किया है, और उनका ओरिएंटेशन करवाते हैं, यानी कि उन्हें फैमिलियर करवाते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ। और जब उनको प्लेस सब कर दिया तो एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस उन्हें ट्रेनिंग के थ्रू सिखाया जाता है और उनको डेवलपमेंट भी किया जाता है अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू भी, और उनके वर्क प्लेस या उनकी वर्क पोजीशन के अंदर भी उनका डेवलपमेंट किया जाता है उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके। जनरली ये 5 स्टेप्स होते हैं स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर, जिस तरीके से एक एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाता है या एक एम्प्लॉय को हायर किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो लगता है ऐसा था कि स्टाफिंग कितना छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअली में स्टाफिंग एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। ये तो हो गए बेसिकली 5 स्टेप्स जो जनरली एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, परफॉर्म करती है स्टाफिंग को करने के लिए। लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो 3 स्टेप और परफॉर्म करती हैं, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं बनाया जाता स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो अब एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो 3 स्टेप्स को और परफॉर्म करती है उन 5 स्टेप्स के अलावा। तो ये चीज़ आप नोटिस करना कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग के अंदर सिर्फ 5 स्टेप्स परफॉर्म करती हैं, वाइल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो 8 स्टेप्स परफॉर्म करती हैं। तो 3 स्टेप्स मोर फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जब वो किसी भी एम्प्लॉय को हायर करती है, ठीक है। तो इसमें 3 और जो स्टेप्स हैं वो है क्या? सबसे पहला, अब आप कंटिन्यू करना वहीं से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बाद। अब एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे दी गई और उनको डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दे दी गई। तो ट्रेनिंग के बाद अब वो काम सीख गए होंगे। तो अब जो 6 स्टेप होता है अकॉर्डिंग टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस वो होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है अब जो उन्होंने ट्रेनिंग के बाद अपना काम सीखा, ठीक है, उसके बाद क्या करना, उनकी जो परफॉर्मेंस है, यानी कि अब जो एक्चुअल में वो काम करेंगे अपनी वर्क प्लेस पे, उसको इवेल्युएट करना, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना कि जो उन्होंने ट्रेनिंग की कुछ टाइम तक, उसके बाद अब वो एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस कैसी कर रहे हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल स्टेप के अंदर ट्रेनिंग के बाद अब वो जो एक्चुअल काम कर रहे हैं उनके काम को पूरा इवेल्युएट किया जाता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में उनके काम को इवेल्युएट किया जाता है एक स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, यानी कि ये काम ऐसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। तो कोई एम्प्लॉय कितना अच्छा काम कर रहा है उसको इवेल्युएट करा जाता है स्टेप के अंदर, और उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे सुपीरियर्स इसी स्टेप में क्या बनाते हैं, उस एम्प्लॉय की, सारे एम्प्लॉयज़ की फीडबैक रिपोर्ट भी बनाते हैं कि इस ए एम्प्लॉय ने कैसा काम किया, बी ने कैसा किया, सी ने कैसा किया। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या किया, उनकी परफॉर्मेंस को जांच लिया कि कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं हर एम्प्लॉयज़ की, और उनकी रिपोर्ट बना ली, एक फीडबैक रिपोर्ट। उसके बाद जो होता है आता है प्रमोशन। प्रमोशन का सबसे पहले मतलब क्या होता है? प्रमोशन का मतलब किसी भी एम्प्लॉय को हायर जॉब पोजीशन पे प्लेस करना। हायर जॉब पोजीशन पे प्लेस करने का मतलब है जिससे एम्प्लॉय को हायर पे मिले, उसको हायर जॉब सेटिस्फैक्शन मिले, साथ ही साथ उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा आ जाती है,
ठीक है, तो ये होता है प्रमोशन। अब जो प्रमोशन दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो फीडबैक रिपोर्ट बनाई थी ना, उसके बेस पे ही दिया जाता है। तो अब जो फीडबैक रिपोर्ट थी, उनके बेसिस पे ही एम्प्लॉयज़ को, जो भी गिने चुने एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें क्या दिया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा, यानी कि उन्हें प्रमोट किया जाएगा उनकी जॉब पोजीशन से हायर पोजीशन पे। ठीक है, तो प्रमोशन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। और ये प्रमोशन दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिपोर्ट विच इज़ मेड बाय द सुपीरियर्स विद इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल, विच मीन्स व्हेन दे आर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। और जब प्रमोशन के बाद थर्ड होता है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है, कंपनसेशन में ये डाउट नहीं रखना कि सैलरी कंपनसेशन होती है। कंपनसेशन वर्ड का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय एक जॉब में जितना भी उसे ओवरऑल पे मिल रहा है, ये जितना भी उस कंपनसेशन को प्राइस ऑफ अ जॉब भी कहते हैं। यानी कि एक एम्प्लॉय को एक जॉब करते हुए जो भी सब चीज़ें मिल रही है ना, वो सब उसका कंपनसेशन है। सो कंपनसेशन इज़ ओवरऑल पे ऑफ जॉब, यानी कि एक एम्प्लॉय को जितना भी ओवरऑल पे मिल रहा है इंक्लूडिंग अलाउंसेस, पर्क्स, सब, वो सब कंपनसेशन में इंक्लूड होते हैं। अब कंपनसेशन में जो पेमेंट होती है वो दो तरीके से की जाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट मतलब डायरेक्ट मनी की फॉर्म में करो, जैसे कि वेजेस और सैलरी देके। और इनडायरेक्ट मतलब जैसे आप देखते हो गवर्नमेंट में की जाती है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है, या उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़, या आजकल प्राइवेट में भी हो जाता है ये कि मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, बच्चों की पढ़ाई के लिए ये सब प्रोवाइड करना। तो ये होते हैं इनडायरेक्ट पेमेंट्स। अब डायरेक्ट पेमेंट्स में भी दो तरीके के पेमेंट्स आते हैं, याद रखना। ये मैंने यहाँ पे लिखवाया नहीं है, लेकिन आप सुन लो। दो तरीके के इसमें भी क्या आते हैं, पेमेंट्स आते हैं। एक आता है टाइम बेस्ड पेमेंट्स। टाइम बेस्ड पेमेंट्स मतलब जब उन्हें टाइम के बेसिस पे क्या दी जाती है, उनकी कंपनसेशन दी जाती है, मंथली, वीकली या ईयरली, जिस हिसाब से भी, क्वार्टरली, जिस हिसाब से भी, जब उन्हें टाइम के बेस पे पेमेंट दी जाती है तो उसे टाइम। सेकंड है परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स, यानी कि डायरेक्ट पेमेंट्स के अंदर दो आती हैं, टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। अब परफॉर्मेंस बेस्ड आपको पता है कि एम्प्लॉयज़ जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं उस हिसाब से उनको क्या देना, उनकी पेमेंट प्रोवाइड करना या उनको कॉम्पनसेशन देना। जनरली ये प्रोडक्शन की फील्ड में ज़्यादा यूज़ होती है कि कोई वर्कर जितना प्रोडक्शन कर रहा है, जितने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कर रहा है, जितना यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कर रहा है, उसी हिसाब से उसे क्या देना, उसकी वेजेस या उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करना। तो बेसिकली ये हमारा ऑल इन ऑल स्टाफिंग प्रोसेस है, जिसमें बहुत डिटेल के साथ मैंने आपको क्लियर कराया कि स्टाफिंग प्रोसेस में क्या होता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्टाफिंग प्रोसेस में 5 स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। वहीं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि एक सेपरेट डिपार्टमेंट मेंटेन नहीं करती है, इसलिए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन 8 स्टेप्स को परफॉर्म करती है। तो होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, बाय।